सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्राइम लर्निंग के एक नए वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में बेसिकली हम कवर करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री और मैं आपका एजुकेटर नवदीप शारदा आपको इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगा और हम वीकली 4 to 5 वीडियो लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे और मैक्सिमम 15 to 16 लेक्चर में ये बायोकेमिस्ट्री यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम थ्योरी पार्ट और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट PYQs देखा करेंगे जो कि CSIR एग्जाम में आए हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपको CSIR, ICMR, DBT, गेट, BSc, MSc, PhD एंट्रेंस टेस्ट, आपके इंटरव्यूज और असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टेट्स के एग्जाम होते हैं, सब में काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड बॉन्ड्स। सो चलिए सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो कि लाइफ की क्या है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट हमेशा ही सेल है। सेल गिव राइज टू द लाइफ, जो आपने सेल थ्योरी में पढ़ रखा है। तो बेसिकली द यूनिवर्सल फीचर ऑफ ऑल लिविंग सेल्स, ठीक है, इस डायग्राम में बताया है कि ये कुछ यूनिवर्सल फीचर्स हैं जो कि सभी लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। यानी कि उसमें एक न्यूक्लियस होता है यूकेरियोट्स में, अगर बैक्टीरिया वगैरह है तो उसमें न्यूक्लियोइड होगा प्रोकैरियोट्स में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म। और ये कुछ एक्सपेरिमेंट है कि किस तरह से इसको हम सेल पैलेट बनाते हैं, सेंट्रीफ्यूज से सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, ये हम टेक्निक्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट लाइफ की क्या है, सेल है, और सेल में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं हर एक लिविंग सेल में। द मैक्सिमम साइज ऑफ अ सेल इज लिमिटेड बाय डिफ्यूजन बिकॉज लार्जर सेल्स हैव अ लोअर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, रिड्यूसिंग एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स। देखो सेल जो होता है, सबसे पहले बात करें सबसे प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया की बात करते हैं। सबसे प्रिमिटिव सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल की, किसी बैक्टीरिया को ले, किसी इकोलाई को ले, ठीक है, तो उसका साइज कितना है, उसका साइज है लगभग 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। और जब हम किसी हायर ऑर्डर की बात करें, यूकेरियोटिक सेल की बात करें, तो उसका सेल 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है। तो बेसिकली इससे बड़ा भी सेल हो सकता है क्या, मतलब एक लिमिट होगी, देयर इज अ लिमिट कि उससे ज़्यादा सेल बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो के ऊपर डायरेक्टली क्या डिपेंड करता है, डिफ्यूजन का रेट। क्योंकि सेल है, सेल ने गैसेस का एक्सचेंज करना है। बेसिकली अगर एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन लेनी है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होना है, ठीक है, और थ्रू आउट द सेल होना है। तो कैसे हो पाएगा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इस चीज़ पे लिमिट लगाती है। कैसे लिमिट लगाती है, जब सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर की पावर से बढ़ता है, ठीक है। सरफेस एरिया जब हम किसी चीज़ का लिखते हैं तो मीटर स्क्वायर की यूनिट में लिखते हैं, और वॉल्यूम जब लिखते हैं तो मीटर क्यूब, ठीक है, या जो भी आपका यूनिट क्यूब, और ये यूनिट स्क्वायर। अब जब भी सेल को हम बड़ा करेंगे, ठीक है, ये एक छोटा सेल है, ये बड़ा सेल है, ये उससे बड़ा सेल है, जब हम सेल को बड़ा करते जाएंगे इस तरह, सपोज करो 100 माइक्रोमीटर पहुंच गया, तो क्या होगा कि सरफेस एरिया तो 2 के गुना से बढ़ेगा। सपोज करो अगर सरफेस एरिया हाइपोथेटिकल एक यूनिट मानते हैं कि अगर 2 है तो 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा। तो इसी तरह अगर सपोज करो 10 है तो 10 से होगा 20, और इसका वॉल्यूम अगर 10 था, 10 से कितना बढ़ जाएगा, वो 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी 10⁻³ बढ़ जाएगा, और ये 10⁻² बढ़ जाएगा। तो देख लो ये कितना बड़ा ये आपका चेंज है। तो सरफेस टू वॉल्यूम, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, जिससे कि डिफ्यूजन एफिशिएंट नहीं हो जाएगा। मतलब कि आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये सेल है, इस सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, तो इसकी हम वॉल्यूम मान लेंगे। ये सेल के अंदर पूरा कंपोनेंट क्या है, इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। और ये बाहर की बाउंड्री क्या है, ये इसका मान लो सरफेस एरिया है। तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है, सरफेस एरिया लिमिटेड है, वॉल्यूम से कम है, तो एफिशिएंटली जो इसके बाहर एक्सचेंज होगा गैसेस का, वो एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। सो दिस इज अ लिमिट टू द साइज ऑफ द सेल। इसके बाद अपर लिमिट ऑफ सेल साइज की बात कर रहे हैं, वही बात है कि सेल साइज इज लिमिटेड बाय द रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन लिमिट द साइज ऑफ द सेल। एग्जांपल ऑक्सीजन। स्मॉल सेल्स हैव अ हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है, सरफेस एरिया की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, वॉल्यूम की वैल्यू कम है। तो क्या है, यही कहने का मतलब है कि जो छोटे सेल है उसमें हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है, उसकी वजह से वो एफिशिएंटली डिफ्यूजन कर पाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स का और गैसेस का।
एज सेल साइज इंक्रीज, जैसे कि सेल का साइज बढ़ता है मान लो, है ना, तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ेगा, कम होएगा, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया कम रहेगी ऊपर वाली वैल्यू और वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। जब ऐसा हो जाएगा तो डिफ्यूजन एब्सेंट नहीं रहेगा गैसेस का। ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज फास्ट एनफ टू मीट द सेल्स मेटाबॉलिक नीड्स, ठीक है, मेटाबॉलिक नीड्स है क्योंकि किस रेट पे, डिफ्यूजन का एक रेट है, ऑक्सीजन का एक रेट है, उसी रेट पे सेल को चाहिए, सेल के साइज के अकॉर्डिंग उसको सब गैसेस और मॉलिक्यूल चाहिए, तो ये ऑक्सीजन अच्छे से डिफ्यूज नहीं हो पाएगी। देयरफॉर डिफ्यूजन लिमिट्स द मैक्सिमम साइज ऑफ सेल स्पेशली दोज रिलाइंग ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। देर आर थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ जो कि आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, और किसने दिया था, कार्ल वूज ने दिया था, जो कि हम हमेशा नाम याद रखते हैं, कार्ल वूज। और उसके साथ कौन थे, ओटो कैंडलर एंड मार्क विलिस। और इसका बेसिस क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट कि 16S एंड 18S जो राइबोसोम्स होते हैं, RRRNA होते हैं 16S और 18S, उसकी सीक्वेंसिंग करके उसमें कुछ कंजर्व और हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं, तो उन्हीं हाइपर वेरिएबल रीजन के कंपैरिजन के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। तो उसके बेस पे ये फाइलोजेनी ड्राइव की थ्री डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें है यू बैक्टीरिया, ठीक है, और यू बैक्टीरिया के बाद मिडिल में है आर्की बैक्टीरिया, और सबसे लेटेस्ट है यूकैरियोट। ये सिंगल ब्रांच है, यहाँ पे आप लूका मान सकते हो ना। तो दिस इज द फाइलोजेनी ऑफ थ्री डोमेन ऑफ लाइफ। यू बैक्टीरिया में क्या आते हैं, ठीक है, थर्मोटोगा अलग अलग आते हैं, पर्पल बैक्टीरिया आते हैं, ग्राम पॉजिटिव, है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया जो आपके ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है, फ्लेवो बैक्टीरिया, है ना, थर्मोटोगा, ओके। एंड देन देर इज आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में एक्सट्रीम हेलोफाइल्स, इसमें आर्की जो आपका है, इसमें आपको पता है कि सारे जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले आपके एक्सट्रीम हेलोफाइल्स जो कि सॉल्ट कंडीशन में रहेंगे, मिथेनोजेंस जो मिथानोट्रॉप्स हैं बेसिकली, ठीक है, और एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स जो कि गर्म पानी के चश्मों में जो आपके पॉन्ड्स हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। एंड ईओक्रोट्स में आपको पता है एनिमल्स हैं, सीलिएट्स हैं, फंजाई है, प्लांट्स है, फ्लैजिलेट्स हैं, एंड माइक्रोस्पोरिडिया, ठीक है। उसके बाद हम जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो देर इज क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन एनर्जी सोर्स एंड कार्बन सोर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेलुलर मटेरियल। तो हम एनर्जी सोर्स जो आप हमारे ऑर्गेनिज्म में कौन सा एनर्जी सोर्स बेसिकली वो यूज़ कर रहे हैं, और कौन सा कार्बन सोर्स यूज़ कर रहे हैं सिंथेसाइज करने के लिए सेलुलर मटेरियल, इसके बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं सभी ऑर्गेनिजम्स को। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या तो वो फोटोट्रॉप्स होंगे या कीमोट्रॉप्स होंगे। फोटो एज द नेम सजेस्ट विच गेट एनर्जी फ्रॉम द लाइट, अपनी एनर्जी लाइट से लेंगे। कीमोट्रॉप्स क्या है कि एनर्जी फ्रॉम केमिकल कंपाउंड्स, कहाँ से अपनी एनर्जी लेंगे, केमिकल कंपाउंड से लेंगे, ठीक है। और फोटोट्रॉप्स को फर्दर डिवाइड करेंगे तो ऑटोट्रॉप्स हैं और हीट्रोट्रॉप्स हैं। अब ऑटोट्रॉप्स क्या है कि कार्बन कहाँ से लेंगे, दे गेट देयर कार्बन फ्रॉम CO2, ठीक है, CO2 से अपना कार्बन लेंगे। इसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करेगा, और प्लांट्स। हिट्रोट्रॉप्स में क्या है कि वो अपना कार्बन का जो कार्बन फॉर्म है ना, वो कहाँ से लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेंगे, जो भी आपका ग्लूकोज है ना, तो वहाँ से वो लेंगे एग्जाम्पल, या H2S है, कुछ भी आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वहाँ से लेंगे। एग्जाम्पल है पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद है कीमोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप्स में है एनर्जी फ्रॉम केमिकल कंपाउंड्स, ये कहाँ से लेंगे अपनी एनर्जी, केमिकल कंपाउंड से लेंगे। हिट्रोट्रॉप्स में कीमोट्रॉप्स में जो हिट्रोट्रॉप्स हैं वो कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये अपना कार्बन कहाँ से लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लेंगे। इसमें एक तो आते हैं लिथोट्रॉप्स और एक आते हैं ऑर्गेनोट्रॉप्स। सो बेसिकली जो लिथोट्रॉप्स हैं दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सल्फर है, हाइड्रोजन है ना, जो कि नॉन कार्बन कंपाउंड्स है, वहाँ से लेंगे। एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, और ये आपका है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ऑर्गेनोट्रॉप्स क्या है कि जो कि अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेंगे, ठीक है। इसमें है एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, एग्जाम्पल मोस्ट जो प्रोक्रोट्स हैं वो, और ऑल नॉन फोटोट्रॉपिक ईओक्रोट, जो भी नॉन फोटोट्रॉपिक ईओक्रोट है जैसे कि हम हैं, तो हम भी अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो एनर्जी सोर्स या तो केमिकल हो सकता है या लाइट एनर्जी हो सकती है। जब केमिकल एनर्जी है तो कीमोट्रॉप्स, ओके, कीमोट्रॉप्स
और जब लाइट एनर्जी है तो उनको कहेंगे फोटोट्रॉप्स। अब कीमोट्रॉप्स जो कि केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं उनको देखेंगे कि वो कार्बन का सोर्स किसे ले रहे हैं। या तो कार्बन का सोर्स वो CO2 को ले सकते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ले सकते हैं। अगर कीमोट्रॉप्स जो हैं आपके कार्बन का सोर्स CO2 को लेते हैं तो उनको कीमो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर वो एज अ कार्बन सोर्स यूज करते हैं तो उनको कीमो हीटरोट्रॉप्स कहेंगे। और कीमो हीटरोट्रॉप्स में अगर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, सभी एनिमल, सभी फंजाई, है ना, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया, ये सब आ जाएंगे। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है, हाँ ठीक है। हमारे केस में अगर फाइनल ऑक्सीजन एक्सेप्टर ऑक्सीजन नहीं है, O2 नहीं है ना, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए तो किस केस में हो गए, जो भी आपका फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया है जो कि फर्मेंटेशन करते हैं, सच एज लैक्टोकोकस लैक्टाई, है ना। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है आपका तो इसका एग्जांपल है सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, ठीक है। अब लाइट की बात करेंगे, एनर्जी सोर्स। अगर एनर्जी सोर्स लाइट का यूज कर रहे हैं देन उनको कहेंगे फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स में कार्बन सोर्स आ जाएगा आपका CO2, ठीक है, या तो कार्बन सोर्स आ जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर कार्बन सोर्स CO2 है देन इनको कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ कार्बन सोर्स है तो उनको कहेंगे फोटो हीटोट्रॉप्स। अगर फोटो ऑटोट्रॉप्स की बात करें दे अगर फोटो ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो उसमें क्या H2O यूज हो रहा है टू रिड्यूस द CO2, ठीक है। CO2 के रिडक्शन करके जो भी कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसके लिए क्या वाटर यूज हो रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है जैसे आपने पढ़ा है, तो वाटर का यूज हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो ऑक्सीजेनिक है, तो उसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, तो फोटोसिंथेसिस करने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जो आपका है, तो ये आ जाएगा। अगर H2O का यूज नहीं हो रहा CO2 यूज को रिड्यूस करने के लिए, देन किस चीज़ का यूज हो सकता है, H2S वगैरह, है ना, गैसेस का। तो इनको एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया आएंगे इस कैटेगरी में, जैसे कि इनका एग्जांपल है ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ कार्बन सोर्स यूज कर रहे हैं और फोटोट्रॉप्स भी हैं तो उनको क्या कहेंगे, फोटो हीटरोट्रॉप्स। एंड फोटो हीटरोट्रॉप्स में ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया एक तो एग्जाम्पल है, ठीक है, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। इसके आगे ये हमने क्लासिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा देख लिया। अब इसके आगे हम देख रहे हैं कि व्हाट इज अ मैटर। बेसिकली मैटर क्या है, ये बेसिक हमें पता होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले। सो मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैज़ अ मास एंड वॉल्यूम, और जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका कुछ मास होगा, ठीक है, और कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। और प्राइमरी स्टेट्स क्या है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, है ना, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। जब एटम की बात करते हैं, क्योंकि सारा मैटर एटम से बना है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। जब हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट पढ़ते हैं, डिफरेंट एलिमेंट पढ़ते हैं ना, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, जो भी हम पढ़ते हैं वो सारे एलिमेंट्स हैं। तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, दैट इज एटम। तो टोटल देर आर 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स हमारे पाए जाते हैं ना, आउट ऑफ विच 94 आर नेचुरल, 94 नेचुरल है, और जो बाकी बच गए वो आर रेस्ट आर लैब मेड, रेस्ट आर लैब मेड, ओके। अब ये आगे क्लासिफिकेशन किया है कि 94 नेचुरल है, ठीक है। इतने बड़े पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, उसमें से 94 जो है नेचुरल है एंड रेस्ट आर लैब मेड। अब इन सभी एलिमेंट्स में से जो हमारे लिविंग सिस्टम है, जो भी लाइफ है, उसमें 25 to 30 एलिमेंट्स ही पाए जाते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है। इनमें से हमारे हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जब भी हम लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं, 20 to 30 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना रहता है। तो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जो कि मेन बायोमोलिक्यूल्स, लाइफ सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उनको बनाते हैं, तो ये मैक्सिमम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी होते हैं लाइफ के लिए, इन डिफरेंट मेटालो एंजाइम्स और किसी ना किसी फॉर्म में, है ना, एज ए एंटीऑक्सीडेंट, ये कहीं ना कहीं पाए जाएंगे आपके, ना, इनका डिफरेंट फंक्शन होता है। सो मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स। हम मैक्रो एलिमेंट्स की बात करें तो ये है 9। 9 में क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, ये आपको पता होगा।
इसके बाद इनमें से 6 जो हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने में काम आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो आपको पता ही है कार्बन हाइड्रोजन से बने होते हैं ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि ऑर्गेनिक लाइफ में पाए जाते हैं बेसिकली। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फर्दर क्लासिफाई करेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, है ना, डीएनए, आरएनए है, लिपिड्स हैं। तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा? कार्बन पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स एज द नेम सजेस्ट दे आर हाइड्रेट्स ऑफ क्या? कार्बन। कार्बन के आगे H2 लगा देंगे, ठीक है। दिस इज द और n नंबर में। एंड प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स में CHO तो पाया जाएगा, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन और सल्फर भी पाया जाता है प्रोटीन्स में, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड में नाइट्रोजन पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, देन दैट्स व्हाई अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनेंगे उनमें पाया जाएगा। डीएनए आरएनए में सी कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, उसके साथ साथ नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें भी पाया जाएगा, ठीक है। और लिपिड्स, लिपिड्स में CHO, ठीक है। लिपिड्स क्या है? तो उस लिपिड्स की जब आप बात करते हैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? स्मॉल साइज। ये सभी जो हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सब का क्या है? स्मॉल साइज है। साइज क्या है? स्मॉल है। उसकी वजह से स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है इनका, स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। तो इसकी वजह से क्या होगा? बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, देन इट लीड्स टू स्ट्रांग बॉन्डिंग। ये आगे हम पढ़ेंगे कि जो भी एटम्स होते हैं अगर उनका साइज स्मॉल होता है तो स्मॉल साइज की वजह से उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग रहेगी तो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में रहेंगे, और अगर लोअर एनर्जी स्टेट में रहेंगे देन दे विल सपोर्ट लाइफ, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए ना। वी कांट मेक लाइफ विद अनस्टेबल थिंग्स, ओके। सो ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, दैट्स व्हाई लाइफ एग्जिस्ट। और ये O, CHN और कैल्शियम आ गया, फॉस्फोरस और सल्फर आर द कॉमन इन बायोमोलिक्यूल्स। ये आपका पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में वही बात आ गई कि 94 आउट ऑफ। अब हम बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स की, ठीक है। कुछ हैं बल्क एलिमेंट्स जो कि लार्ज क्वांटिटी में पाए जाएंगे, और कुछ जो है ट्रेस एलिमेंट्स जो स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाएंगे इन लाइफ। सो जो रेड में है जैसे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब क्या है? ये आपके बल्क एलिमेंट्स हैं। और जो आपके येलो में हाईलाइटेड है जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना, फीको, निकूजन ऐसे बोलते हैं ना, मोलिवेंडलम, ठीक है, सेलेनियम, ये सब जो हैं आपके ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो वही बात है, जब हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे तो बल्क एलिमेंट्स की बात करेंगे जो वो हमें ग्राम में चाहिए। ये जो बल्क एलिमेंट है दे आर नीडेड इन ग्राम क्वांटिटीज, डेली हम इनको कुछ ग्राम क्वांटिटीज में खाते हैं, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज में नहीं खाते। फ्रॉम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ, और ये क्या बनाते हैं? जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ना, जो सेल्स और टिश्यू का, उसको ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और ट्रेस एलिमेंट्स जो है आयरन, निकल, है ना, कॉपर, कोबाल्ट, ये सब क्या है? दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, है ना, ये काफ़ी स्मॉल अमाउंट में चाहिए। मिलीग्राम में जब हम बात कर रहे हैं, या माइक्रोग्राम 10⁻⁴, ठीक है, इसमें बात कर रहे हैं, तो इतनी स्मॉल क्वांटिटी में ये चाहिए। और दे आर एसेंशियल फॉर एंजाइम फंक्शन, जो भी एंजाइम है उनके फंक्शन के लिए ट्रेस एलिमेंट जरूरी है ना, मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो दे आल्सो रिक्वायर दिस एलिमेंट, लेकिन उनका इन एलिमेंट्स को एक्वायर करने का मोड अलग है, लेकिन उनको भी ये चाहिए होते हैं। अब हम बात करेंगे एटम। एटम हमने देख लिया कि किसी एलिमेंट को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट है, लेकिन एटम का स्ट्रक्चर क्या है? सो बेसिकली दिस पार्ट इज अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो न्यूक्लियस में आपका क्या होगा? न्यूक्लियस में आपका एक तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होगा, और एक न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा। और इसके बाहर ये ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व करेगा? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस एटम, ठीक है। सो बेसिकली एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर हम किसी नॉर्मल एटम की बात करें दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स का नंबर, ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उसका नंबर जो बाहर उसको रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं उसके बराबर रहेगा, तो इसके लिए
दोनों के चार्ज बैलेंस आउट हो जाएंगे, दैट्स वाई दे हैव that's why they it is neutral species. Okay, द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, जब हम किसी एटॉमिक नंबर की बात करते हैं कि हाइड्रोजन का वन है ना, हाइड्रोजन हीलियम का दो है, तो हम ऐसे बात करते हैं. तो बेसिकली हम कौन डिसाइड करता है इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें से जो कि नंबर प्रोटॉन्स का होगा, जो पॉजिटिव चार्ज का होगा, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा. एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड. तो जेड किसके बराबर होगा? हमेशा ही जितने उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है. ठीक है, द मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. और जो मास नंबर है, ठीक है, जो हम मास लिखते हैं किसी भी, है ना, एटम एलिमेंट का, तो है क्या वो मास नंबर? दैट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. जो भी उसमें पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट है प्लस जो न्यूट्रल चार्ज एलिमेंट है, वो ही उसका क्या है? एम, मास नंबर. ठीक है, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फ़र्क है और ये है क्या. सो ऑर्बिट इज द फिक्स्ड पार्ट ऑफ एन फिक्स्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ऑर्बिट क्या है कि मान लो कि जैसे सन के अराउंड आपके प्लैनेट्स घूमते हैं एलिप्टिकल इसमें, वैसे ही ये आपका न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है. इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, उसको ही क्या कहते हैं? ऑर्बिट. लेकिन ये है बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग. ठीक है, ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पाई जाती है किसी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी माइन्यूट. जो हम आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है. ठीक है, इट इज 10⁴ इतना छोटा होता है. 10⁴ छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, है ना. तो बहुत छोटा ये पॉइंट चार्ज होता है. तो ये हमेशा ही इसको इतने बड़े एटम में जिसमें इतना बड़ा स्पेस है, उसके अंदर ही इसको पाने की, किसी स्थान पे पाने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसको ही जहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी उसी को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं. सो ऑर्बिट जो है बेसिकली 2D कंसेप्ट है. दैट इज अ फिक्स्ड पाथ, जैसे सन के अराउंड एक पाथ है. वेयर एज द ऑर्बिटल है वो 3D है. हम आगे देखेंगे कैसे वो 3D है, क्योंकि इसके अलग अलग शेप्स होती हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स की, है ना. जब हम शेप स्टडी करते हैं ऑर्बिटल्स की, देन दे हैव डिफरेंट शेप्स. एंड उसी शेप्स में जो ऑर्बिटल की शेप होगी उससे आपको अंदाजा लगेगा कि इस स्थान पे, है ना, इस प्लेस पे इलेक्ट्रॉन्स को पाने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है. वन ऑर्बिट में कंटेन्स वन ऑर्बिट कंटेन मैनी ऑर्बिटल्स. एक ऑर्बिट में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं. ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये इंपॉर्टेंट है कि एक जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. जैसे ये आपका शेल है, शेल को आप एनर्जी लेवल भी बोलते हैं. ठीक है, एनर्जी लेवल KLMN. और इसी को ही 1 2 3 4 बोल सकते हैं आपका ना, सेल 1 2 3 4. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है. केमिस्ट्री का टॉपिक है ये, हमारे एग्जाम से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूँ. दिस रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड दीज आर द एनर्जी लेवल, एनर्जी स्टेट्स, एनर्जी लेवल्स. ठीक है, सो दे आर KLMNN. दे आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. ठीक है, जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता है ना, फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटसाइड, द एनर्जी लेवल्स आल्सो इंक्रीज. तो फर्स्ट एनर्जी शेल बोल देंगे, सेकंड एनर्जी शेल, थर्ड एनर्जी शेल एंड फोर्थ एनर्जी शेल. ये एक डिफरेंस है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है. डेफिनेशन की बात करते हैं तो ऑर्बिट क्या है? फिक्स सर्कुलर पाथ, जैसा कि हमने पढ़ लिया. ऑर्बिटल जो है जहाँ पे 3 डायमेंशनल रीजन है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, एंड अबाउट 90 to 95%. और क्वांटम मैकेनिक का, आपका क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट है. ठीक है, और ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट आपने दिया था बोहर मॉडल में. और थ्योरी की बात करें तो नील बोहर ने दिया था भाई, और ये एरविन स्कोडिंगर ने दिया था अपने स्कोडिंगर वेव इक्वेशन जब, है ना. और नेचर की बात करें 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है. शेप की बात करें, ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड पाथ एंड इट इज ऑलवेज सर्कुलर. ठीक है, और ये जो है ऑर्बिटल्स डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, है ना, डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा. इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात करें, एग्जैक्ट पाथ एंड एग्जैक्ट पाथ इज अननोन इन केस ऑफ ऑर्बिटल. ओनली द प्रोबेबिलिटी, सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करता है. कैपेसिटी की बात करें, एन ऑर्बिट कैन एकोमोडेट 2n रेज टू पावर 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वेयर n इज द शेल नंबर. जैसे KLMN शेल है तो K1
2 3 4, ये है ना। तो इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको बताता हूँ यहाँ पे, दिस इज के एल एम एन 2 8, है ना, एंड इसका 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका 2, इसका 3, इसका 4, ठीक है, 9 18, ठीक है, 32, ऐसे करके। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस में कितना किस शेल में, किस एनर्जी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 2n²। और ऑर्बिट की बात करें बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल्स आर नेम्ड एज के एल एम एन एन, एंड इनका एनर्जी लेवल है 1 2 3 4, है ना। द एनर्जी इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। वही बात है कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल, ये एम। जब आप बाहर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ऑर्बिटल किसके अकॉर्डिंग है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस पे अप्लाई होता है, ठीक है। और ये ऑर्बिट जो है आपका बोहर मॉडल, ये इसको हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करता। ऑर्बिटल की बात करें, एन ऑर्बिटल इज रीजन वेयर चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट। ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप एंड एनर्जीज। अब यहाँ पे शेप और एनर्जीज की थोड़ी सी बात की है ऑर्बिटल्स की। जैसे ऑर्बिटल है SPDF, ठीक है, तो इसमें है स्फेरिकल शेप है एस की, ठीक है, स्फेरिकल शेप है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसमें एक ही होता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। अगर एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पे 6 आएंगे। अगर पी की बात करें तो पी है आपका डम्बेल शेप, ठीक है, जैसे डम्बल होता है ना, डम्बेल शेप। तो डम्बेल शेप में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3। क्यों 3 ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि इसकी 3 ज्योमेट्रीज हैं, 3 प्लेन्स है, एक्स प्लेन, वाई प्लेन एंड जेड प्लेन, जो हम देखेंगे अभी। और अगर 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल्स में 2 आते हैं, तो 6 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। डी है क्लोवर लीफ, जो क्लोवर एक प्लांट होता है, उसका जो लीफ होता है स्ट्रक्चर, जिसका 4 पंखुड़ियों वाला, है ना, वैसा। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं 5। तो 5 है तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 10। वैसे ही एफ जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप होती है इसकी, और 7 इसके ऑर्बिटल्स होते हैं, और इसमें 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एस ऑर्बिटल ये आपका स्फेरिकल शेप है, और इसका एक्स वाई जेड प्लेन में इक्वल प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जब पी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो ये, ठीक है, ये है पी एक्स, ये पी एक्स, ये एक्स जो आपका डायमेंशन है उसमें ये आपका लाई कर रहा है यहाँ पे पी ऑर्बिटल नंबर शेप जो है, और ये यहाँ पे वाई में कर रहा है, और यहाँ पे ये जेड में कर रहा है। तो पी एक्स पी वाई पी जेड, तो उसी आधार पे जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसकी डिफरेंट डायरेक्शंस है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट है 3D स्पेस में, दैट्स वाई इसके 3 है, पी ऑर्बिटल के क्या है, 3 नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं इसमें, ठीक है। तो दैट्स वाई 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा। इसी तरह डी के ये शेप्स दे रखी हैं, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, डी एक्स और वाई प्लेन में, डी वाई और जेड प्लेन में। तो इसी तरह इसको क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट शेप्स को। मास एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें न्यूमेरिकल में कभी भी न्यूमेरिकल आते हैं तो हमें काम आ सकता है। हमें पता होना चाहिए कि चार्ज क्या है। प्रोटॉन पे +1 चार्ज है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बराबर चार्ज है, लेकिन अपोजिट चार्ज है, ओके। रिलेटिव मास की बात करें, ठीक है, एक मिनट, तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में बता देता हूँ कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वी कांट साइमल्टेनियसली, हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम है और उसकी पोजीशन है एक टाइम पे, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। और रिलेटिव मास की बात कर रहे हैं प्रोटॉन के, प्रोटॉन का 1 AMU। जब रिलेटिव मास की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन का 1 है, न्यूट्रॉन का भी 1 है, और इलेक्ट्रॉन का 1 डिवाइडेड बाय 1836 है। ये कैसे आया, ये आया मास ऑफ प्रोटॉन, ये है मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मास ऑफ प्रोटॉन जो है आपका कितना है, ये देखो एक्चुअल मास लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है एक्चुअल मास। प्रोटॉन का एक्चुअल मास है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का
एक्चुअल मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इक्वल है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ पे दोनों क्या है, न्यूक्लियॉन्स हैं, दोनों ही न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर न्यूक्लियॉन्स। क्या है, न्यूक्लियॉन्स। तो इनका बराबरी क्या है, मास है, इक्वल मास है, लेकिन चार्ज का फर्क है। प्रोटॉन पे 1 चार्ज है, ठीक है, और जो आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे आपका 0 चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन का मास नहीं है सेम, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है, ये बाहर रिवॉल्व करता है ऑर्बिटल्स में, दैट्स व्हाई इट हैज चार्ज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये भी याद रख लोगे कि ना कि -31 की फॉर्म इसमें पावर में है, और ये 10⁻⁻27 है। तो 10⁻⁻27 इज ऑब्वियसली बिगर देन 10⁻⁻31। तो जब हम डिवाइड करेंगे प्रोटॉन का चार्ज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg में, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो इन दोनों के बीच में कितना है 10⁻⁴ का फर्क है, ठीक है। तो 10⁻⁴ टाइम क्या है, 4 टाइम स्मॉलर है इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ये इससे होता है। जब इनको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1836, 1/1836। तो इसका क्या मतलब है कि जो एक जो है, अगर 1 जो है मास है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का, तो उसके कंपैरिजन में उसका इतना फ्रैक्शन है, उसका इतना हिस्सा है इलेक्ट्रॉन का। तो देख लो, मतलब नेग्लिजिबल ये मास है इसका लगभग इनके कंपैरिजन में। लोकेशन की बात करें, भाई न्यूक्लियॉन्स हैं, ये न्यूक्लियॉन्स है, तो न्यूक्लियस में एंड ऑर्बिटल्स अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन इज अबाउट 1836 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हैज ओनली अबाउट 1/1836 ऑफ द प्रोटॉन्स मास, इसको रिलेटिव मास कहते हैं। इसके आगे है मास एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जब मास चार्ज की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, जितने भी प्रोटॉन्स हैं वही उसका क्या है, Z है, एटॉमिक नंबर है। कोई भी न्यूट्रल एटम जिसने कि इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं किया है, ठीक है, जिसने अभी बॉन्डिंग नहीं की है, ऐसा मान लो आप, तो उस न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे। जैसे ये टेबल बना हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, तो इनका सिंबल आगे बताए गए हैं। तो हाइड्रोजन में क्या है, 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 1 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और Z क्या है इसका, 1 है। हाइड्रोजन के H1 में, है ना, इसमें H1 हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे बैलेंस करने के लिए, है ना, इसी तरह 6, 8, 11 इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल चार्ज के लिए। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ Z होगा, ठीक है। इट डिटरमाइंस द पोजीशन। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एटॉमिक नंबर, what is the significance of this atomic number? So it determines the position। ये पोजीशन मतलब जो आपका प्रोडक्ट टेबल है वो इसी हिसाब से अरेंज किया गया है, तो एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी प्रोडक्ट टेबल में। एंड इट आल्सो डिटरमाइंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं वही उसका एटॉमिक नंबर है, और जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो डिटरमाइन करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट हेल्प्स डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिखते हैं ना, बैलेंस करके 1s2 2s2, है ना, 3 1s2 2s2 3p6 ऐसे आप करके लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और उसके बेस पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उसकी कितनी होगी, है ना। तो काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसी पे डिपेंड करेंगी, और ये सबके लिए यूनिक होता है। मास नंबर की जब हम बात करेंगे तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज़ द सिंबल ऑफ मास नंबर, एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन जिस पे 0 चार्ज है, ये है न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। क्योंकि मास कहाँ होगा, आपको आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो नेग्लिजिबल, हमने देखा उसका मास है, मतलब 2000 गुना 1800 समथिंग गुना जो है 10⁻⁴ में स्मॉल है, वो इतना नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो मास जो देगा हमारे किसी एटम को, वो उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देंगे जिनके पास कुछ मास है। तो वो कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस के ये न्यूक्लियॉन्स हैं, बेसिकली यही मास देंगे। तो इनका जब हम
सम करेंगे, इनको हम टोटल करेंगे, तो बेसिकली रिलेटिव मास इनका 1 मान लेंगे। तो जब इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास मास नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मास नंबर। सो मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। ए इज इक्वल टू जेड इज द प्रोटॉन्स। जेड हम प्रोटॉन्स के लिए भी लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर के लिए भी लिख सकते हैं और प्रोटॉन्स के लिए भी, क्योंकि एक ही बात है, बराबर ही है ना। सो ये है। अगर इसमें से न्यूट्रॉन्स हमें निकालने हो, कितने न्यूट्रॉन्स हैं हमारे पास मास नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है, तो कैसे निकालेंगे? ए माइनस मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पे कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, ठीक है। जेड इसका 1 है, 6 है, 8 है, 11 है, 17 है। तो मास न्यूट्रॉन्स कितने? हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन के इस आइसोटॉप में क्या होता है? न्यूट्रॉन 0 होता है, ठीक है। इसमें 6 हैं, इसमें 8 हैं, इसमें 12 हैं। तो इनको हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। 6 6 12, 8 8 16, 11 और 12 23, 18 और 17 35। तो इस तरह से ये हमारे पास मास नंबर आ गया। सो जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम होगा, वो किसी दो एलिमेंट्स के लिए सेम नहीं हो सकता एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर कैन बी वेरिएबल फॉर सेम एलिमेंट। तो उनको क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। आगे हम देखेंगे। सो आइसोटॉप्स क्या है? आइसोटॉप्स आर द एटम्स। आइसोटॉप एटम्स हैं, है ना, ऑफ द सेम एलिमेंट के, डेट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। सो आइसोटॉप्स में क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो प्रोटॉन, सेम प्रोटॉन। सो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम्स के केस में, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन के आइसोटॉप। इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन हैज 3 नेचुरली नॉन आइसोटॉप, कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं जो कि नेचुरली नेचर में पाए जाते हैं, है ना। तो इसमें है प्रोटियम, जिसका क्या है आपका मास नंबर 1 है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन 0 है। हाइड्रोजन का 2 है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन 1 है। और ट्रिटियम का 3 मास नंबर है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। तो जैसे ये है प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है? एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इसलिए 1 + 1 2 आ गया। और यहाँ पे क्या है? एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो 1 + 2 3 इसका मास नंबर हो गया। सो दीज आर आइसोटॉप्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तो आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन आइसोटॉप्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं? सिंबल है। जब भी हम लिखते हैं हाइड्रोजन ऐसे, तो यहाँ पे लिखते हैं मास नंबर, ठीक है, ये लिखते हैं मास नंबर 2, ये लिखते हैं मास नंबर 3, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 1 ही है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है। तो इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सबका एटॉमिक नंबर तो 1 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर तो हमेशा इनका 1 है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका मास नंबर जो है डिफरेंट है, 1 2 एंड 3। प्रोटॉन्स जो है वो सेम है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा हमेशा एटॉमिक नंबर वही रहेगा, उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही प्रोटॉन रहेगा, डेट इज 1। न्यूट्रॉन्स की बात करें तो 0, इसमें 1 और इसमें 2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम 1 1 1 एंड 1, ठीक है। नेचुरल अबंडेंस सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला 99.99%, 99.985% कौन सा पाया जाता है? प्रोटियम, ठीक है। ड्यूटेरियम जो है बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में 0.015% में ये पाया जाता है, ठीक है। ट्रिटियम जो है, ट्रिटियम तो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है। स्टेबिलिटी की बात करें, ये दोनों आइसोटॉप जो हैं, प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम, दीज आर स्टेबल, लेकिन ट्रिटियम जो है ये है रेडियो एक्टिव। दिस इज रेडियो एक्टिव, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ट्रिटियम इज द ओनली रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। डीके टाइप, क्योंकि ये स्टेबल लाइन में तो डीके नहीं होगा, लेकिन जो आपका ट्रिटियम है उसमें बीटा नेगेटिव डीके होगा, बीटा नेगेटिव डीके, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, नेगेटिवली चार्ज ये स्पीसीज होती है बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव पार्टिकल, ओके। और हाफ लाइफ क्या है? क्योंकि ये तो रेडियो एक्टिव है नहीं, तो जो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं आइसोटॉप, उनकी तो हाफ लाइफ नहीं होती है,
जो रेडियो एक्टिव होते हैं उनकी हाफ लाइफ होती है, तो इसकी है 12.32 ईयर्स, ठीक है। और ये ट्रीटियम अंडरगोस बीटा माइनस डिके टू हीलियम, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रीटियम जो है, ये ट्रीटियम है H3, इसका बीटा माइनस डिके हो रहा है तो किस में हो रहा है, हीलियम में। जब भी बीटा नेगेटिव डिके होता है, ठीक है, ये मॉडरेट लेवल की एनर्जी रिलीज करता है, जो इसकी पेनिट्रेशन पावर है बेसिकली वो मॉडरेट है। तो इसमें एक जो होता है आपका एटॉमिक नंबर वो बढ़ता है। जैसे देखो मास नंबर सेम रहा, 3 ही मास नंबर हाइड्रोजन का है, ट्रिटियम का है ना, T फॉर ट्रिटियम, एंड 3 ही हीलियम का है मास नंबर। ओके, दीज आर आइसोबार्स, ठीक है, सेम मास नंबर। लेकिन जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, जो इसका एटॉमिक मास है, वो एटॉमिक नंबर है वो है 1, लेकिन हीलियम का है 2। तो जब भी बीटा डिके होता है, एक बीटा डिके में एक से इंक्रीज हो जाता है क्या, +1 से इंक्रीज हो जाता है आपका एटॉमिक नंबर। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइसोटॉप ऑफ कार्बन में कार्बन C12 आइसोटॉप होता है, C13 होता है और C14 होता है। ये सब आइसोटॉप इसलिए इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन और कार्बन के आइसोटॉप्स, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैक्सिमम है बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। दीज आर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो जब भी किसी बायोलॉजिकल सिस्टम को स्टडी करेंगे, उसकी हाफ लाइफ और वेरियस टाइप ऑफ एसेस करते हैं, ठीक है, आप रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स लेते हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसलिए हम इन दोनों के ही आइसोटॉप्स को देखेंगे। ऐसे तो बहुत आइसोटॉप होते हैं। तो C12 है, ठीक है, C13 है, C14 है। देख लिए यहाँ पे देख रहे हो आप, मास नंबर डिफरेंट है लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो 6 ही है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज सेम, मास नंबर इज 12, 13 एंड 14। प्रोटॉन्स उतने होंगे 6, एंड न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं 6, 7 एंड 8, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बराबर रहेंगे एटॉमिक नंबर के जितने। अबंडेंस की बात करें तो ये भी C12 हाईएस्ट पाया जाता है 98%, 98-99%, और बाकी 1.1% पाया जाता है C13 आइसोटॉप, एंड C14 बहुत ही ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है C14, क्योंकि ये है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। जब भी कोई आइसोटॉप रेडियो एक्टिव होगा तो उसकी हाफ लाइफ होगी, है ना, उसका एक डीके कांस्टेंट होगा। तो उसकी वजह से हम C14 के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फॉसिल्स हैं, ठीक है, आपका आर्टिफैक्ट्स हैं, जो भी आपको ज़मीन के अंदर जूलॉजिकल टाइम स्केल भी पता करते हैं कई चीज़ों का, तो C14 आइसोटॉप का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये है रेडियो एक्टिव, इसकी हाफ लाइफ है, इसका एक डिके कांस्टेंट है, और इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 5730 ईयर्स, ठीक है, C14 आइसोटॉप की, जो कि एकमात्र रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है ऑफ कार्बन। बाकी जो है स्टेबल आइसोटॉप है, इसलिए उनमें डिके नहीं होता। इसमें भी बीटा नेगेटिव डिके होता है, जो कि हमने पीछे देखा। तो C14 स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। C14 का यूज़ क्या है, C14 की जब हम बात करते हैं तो ये, जब हम AMU है ना, तो 1/C12 लेते हैं ना, तो AMU एटॉमिक मास यूनिट के लिए स्टैंडर्ड है। C14 जो है कि NMR एक्टिव है, ठीक है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं, क्योंकि दिस इज NMR एक्टिव। और जब हम C14 की बात करते हैं तो C14 है रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए और फॉसिल डेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये C14 का डिके बता के रखा है कि C14 6 इसका एटॉमिक नंबर और 14 मास नंबर, और जब भी बीटा माइनस डिके होगा तो 1 से क्या बढ़ जाएगा उसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया y+1, तो ये बन गया नाइट्रोजन। ये भी पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि कार्बन का अगर बीटा माइनस डिके होता है C14 का आइसोटॉप का बीटा माइनस डिके होता है तो क्या बनेगा, तो नाइट्रोजन बनेगा, ठीक है। और एक ये बीटा नेगेटिव पार्टिकल रिलीज हो गया, तो कार्बन 14 डिकेज टू नाइट्रोजन 14 प्लस अ बीटा पार्टिकल, ठीक है। हाइड्रोजन के हम आइसोटॉप पढ़े तो हाइड्रोजन जो है H2 तो नॉर्मल है, ठीक, H1 तो नॉर्मल है, H2 जो है ड्यूटेरियम, वो हैवी वाटर में D2O बनाने में काम आता है। किसमें, D2O बनाने में काम आता है। ये एज अ मॉडरेटर काम करता है आपके जितने भी हाइड्रोजन के आइसोटॉप की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप की, तो D2O तो मॉडरेटर की तरह यूज़ होता है, या जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। और जो H3 है, ठीक है, वो तो आपके फ्यूज़न स्टडीज़ में काम आता है, ठीक है। एक तो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, और बेसिकली जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है, और न्यूक्लियर फ्यूज़न है जब दो आइसोटॉप आपस में मिलते हैं, तो उसकी स्टडीज़ में H3 यूज़ होता है।
और कुछ घड़ियों में, चमकने वाली घड़ियों में, ठीक है, और कुछ एग्जिट साइन में भी यूज़ होता है H3। और जब हम कार्बन के आइसोटॉप्स की बात करते हैं, कार्बन के आइसोटॉप्स बात करते हैं तो C14 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी हाफ लाइफ 5730 ईयर्स, 5730 ईयर्स। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपका CSIR के 2016 में पार्ट सी में आया था। एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाइड्रोजन, स्टेटमेंट एक है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम डिफर इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में डिफर करते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम जो आइसोटॉप है हाइड्रोजन के, डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफर करते हैं, ठीक है। ये तो सही बात है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है तभी तो इसका मास नंबर अलग है। जैसे आपका H1 है, H1 में आपका 0 न्यूट्रॉन है, H2 में आपका 1 है, H3 में 3 है, ठीक है, सॉरी इसमें 2 है। ये तो स्टेटमेंट ए तो गलत है। प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द Z। सो बी जो है, बी आपका ठीक है। सी, बोथ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर रेडियो एक्टिव एंड डिकेड टू हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि बोथ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर रेडियो एक्टिव। जो ड्यूटेरियम है और जो ट्रिटियम है दोनों रेडियो एक्टिव है। नहीं जी, ड्यूटेरियम तो रेडियो एक्टिव ही नहीं, ओनली ट्रिटियम ही रेडियो एक्टिव है। एंड दे डिके टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में डिके नहीं होते, दे डिके टू हीलियम, क्योंकि बीटा नेगेटिव होगा तो +1 से एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। तीसरी स्टेटमेंट है, ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव एंड डिकेज टू हीलियम। हाँ, ट्रिटियम तो रेडियो एक्टिव है, एंड इट डिकेज टू हीलियम। सही बात है, हीलियम। स्टेटमेंट ये है, कार्बन 14 डिकेज टू नाइट्रोजन 14। हाँ, ये भी ठीक है। एफ है, कार्बन 14 डिकेज टू कार्बन 13। नहीं, कार्बन 13 नहीं, ये नाइट्रोजन 14 में। सो इसमें से क्या कॉम्बिनेशन हमारा ठीक आ गया, बी, डी एंड ई। आगे है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उनकी एक हाफ लाइफ होती है, जो कि हमने पढ़ी। हाइड्रोजन के लिए कितनी है, 1200 ईयर्स, और 5700 समथिंग ईयर्स कितनी है आपकी कार्बन 14 के लिए, ठीक है। और हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप के लिए 1200 समथिंग ईयर्स है। सो हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स, है ना, 50% पॉपुलेशन रेडियो एक्टिव एटम इन अ सैंपल टू डिके इनटू अनदर एलिमेंट और आइसोटोप। किसी और एलिमेंट में वो डिके हो जाएंगे ना, और किसी अदर आइसोटोप में या तो। सो जैसे टाइम है, ये एक ग्राफ है ना, रिमेनिंग फ्रैक्शन की हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ की कितनी फ्रैक्शन बची हाफ लाइफ के बाद। जब भी डिके होगा तो ये एक डिके, ये 1 फ्रैक्शन है मान लो, तो हाफ लाइफ के बाद एक बाद 2 हो जाएगी, एक हाफ लाइफ के बाद दूसरी हाफ लाइफ के बाद 1/4 हो जाएगी, ये 1/8 हो जाएगी, है ना। इस तरह से ये डिक्रीज करती है, कितनी फ्रैक्शन रिमेन कर रही है, कितनी फ्रैक्शन बच रही है, ठीक है। अब n अपॉन एन नॉट, ये इसका क्या है, एक्सप्रेशन है, इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। अब एन नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, कि कितने इनिशियली रेडियो एक्टिव एटम्स थे। एन जो है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स रिमेनिंग, कितने रेडियो एक्टिव एटम्स बच गए। और एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ इलेप्स्ड। एन जो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ इलेप्स्ड, कि कितनी हाफ लाइफ होगी, एक हाफ लाइफ कंप्लीट होगी, 2 हाफ लाइफ कंप्लीट होगी। अगर एक होगी तो 1/2, 2 होगी तो 1/4, ठीक है। अगर 3 हाफ लाइफ इलेप्स्ड हो गई हैं तो 1/6, तो इस तरह से, सॉरी 1/8, जो ये है क्वांटिटी है, इससे आगे, इससे आगे, ऐसे। सो आफ्टर 1 हाफ लाइफ 1/2 रिमेन्स, ठीक है, डेट इज एन, ये एन है। आफ्टर 2 हाफ लाइफ 1/4 रिमेन्स, है ना, जो टोटल है उसका 1/4 ही बचा है। और आफ्टर 3 हाफ लाइफ 1/8 रिमेन्स, एंड आफ्टर 4 हाफ लाइफ 1/16 रिमेन्स। वैसे एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लो, और अच्छे से समझ आएगा, कि जैसे टाइम है, आपका टाइम 0 ईयर्स है ना, एक 0 इनिशियल टाइम है T0, तो उस पर 80 ग्राम हमारे पास अमाउंट है किसी रेडियो एक्टिव एटम्स का, रेडियो एक्टिव आइसोटोप का। अगर उसकी हाफ लाइफ है 12.32 ईयर, ठीक है, हाफ लाइफ कितनी है, 12.32 ईयर, तो अमाउंट रिमेनिंग कितना बचेगा, 40 ग्राम। कितना बचेगा, 40 ग्राम उसमें बच जाएगा। आफ्टर 24.64 ईयर्स, इसका
इंटू टू, ठीक है, और हाफ लाइफ गुजर गई, ठीक है, ये हाफ, और यहाँ पे इसका कितना फ्रैक्शन बचेगा, 20 ग्राम। ओके, एक मिनट, ये 80 है, ये 80 गुना 1/2, ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, 80 गुना 1/4 बचेगा, तो है ना इनिशियल का 4 गुना। पर ये इनिशियल पे डिपेंड नहीं करता, ये आगे उस पर डिपेंड करता है, यहाँ पे कितना बचेगा, ठीक है। तो इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ लाइफ। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या है, आइसोबार्स आर द एटम्स, ये एटम्स हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, एंड हैविंग द सेम मास नंबर। आइसोबार, बार का मतलब ही मास होता है, तो दे हैव द सेम मास, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम मास, है ना, बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इनका क्या है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है आर्गन और कैल्शियम का, ठीक है, आर्गन का भी क्या है 40 जो है इसका मास नंबर है, कैल्शियम का भी 40 है, सेम मास नंबर है दोनों का, तो एकदम दिमाग में क्या आएगा, आइसोबार्स, ठीक है। लेकिन इनका एटॉमिक नंबर, इसका 18 है, इसका 20 है, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। वही बात है, यहाँ पे सेम बात की है। तो इसमें प्रोटॉन्स देख लो 18 है ना, प्रोटॉन्स कितने होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे, ठीक है, इसमें 20 है। और इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, रिमेनिंग आर द न्यूट्रॉन्स, है ना, जो मास नंबर है उसमें माइनस कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स हैं आपके, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस दिस। अब आइसोटोन्स की बात कर रहे हैं, आइसोटोन्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। आइसोटोन्स एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये भी एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, लेकिन इनका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, द की पॉइंट इज दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, और इनका देखो मास नंबर भी डिफरेंट है, दोनों चीजें डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ न्यूट्रॉन्स सेम है, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड दे हैव सेम न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है। कार्बन और नाइट्रोजन का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इनके पैरों में क्या लिखते हैं, नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, ये है इसका एटॉमिक नंबर 6 और ऊपर है 14, ठीक है। जब एटॉमिक नंबर इसका है 6 और इसका है 7 एंड इसका मास नंबर कितना है 14 और इसका है 15, जब माइनस करेंगे हम, ठीक है, 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 7 8, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, जब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए देन दीज आर आइसोटोन्स। ये क्वेश्चन है आपका, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल डज नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है, यहाँ पे पूछना है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, जो भी आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका किसके ऊपर नॉट डिपेंड अपॉन, तो डिके कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है, टाइप ऑफ रेडियो आइसोटॉप है ना, किस तरह का रेडियो आइसोटॉप है, हाइड्रोजन का होगा तो उसकी अलग होगी, कार्बन का होगा तो उसकी अलग होगी, है ना, कोई अलग अलग रेडियो आइसोटॉप होंगे तो उनकी अलग अलग जो आपकी क्या होगी, डिके जो आपका होगा हाफ लाइफ होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट हो जाएगी, टाइप ऑफ डिके भी चेंज हो जाएगा, कि किसी में अल्फ़ा बीटा, है ना, किसी में अल्फ़ा बीटा गामा कौन सा डिके है वो भी डिपेंड करेगा, एनर्जी एमिशन अलग अलग होगी, क्योंकि जब भी बीटा पार्टिकल निकलता है तो कुछ एनर्जी निकलती है, ठीक है, एंटी न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, एंटी न्यूट्रॉन्स बेसिकली, ठीक है, जब भी बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स निकलते हैं या कोई भी पार्टिकल निकल रहे हैं तो एनर्जी एमिशन भी डिफरेंट होगी। और इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ मटेरियल, इस पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, जैसे हमने फार्मूला भी देख लिया, इनिशियल पे ये डिपेंड नहीं करता, जो भी हर एक लाइफ पीरियड, हर एक लाइफ जो आपका हाफ लाइफ है, हर एक लाइफ हाफ लाइफ के बाद जो क्वांटिटी बच रही है, जो कंसनट्रेशन बच रही है, उसको आगे हम 1/2 कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 1 है, 1 से 1/2 हो गया, अब इस 1/2 को 1/2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 बचेगा, 1/4 को 1/2, अब इस कंसनट्रेशन को लेंगे, इसको इसका आधा कर देंगे तो 1/8 है ना, अब 1/8 है, इसको लेंगे, इनिशियल को नहीं लेंगे, जो 1 है उसको नहीं लेंगे, अब जो 1/8 बचेगी, दो हाफ लाइफ पीरियड कंप्लीट होने के बाद तीसरी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16, तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट करते जाएंगे, तो इनिशियल कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। सो आंसर इज 1। क्वेश्चन है 2008 दिसंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर रिप्रेजेंट आइसोटोन्स। जब आइसोटोन्स की हम बात कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा पेयर है जो कि आइसोटोन है, आइसोटोन हमने पढ़ लिया कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन है यहाँ पे 3 और ये है हीलियम का
4, ठीक है। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का हमें पता है 1 और हीलियम का हमें पता है 2। तो क्या करेंगे यहाँ पे, नंबर मास नंबर माइनस 1 एटॉमिक नंबर, यहाँ पे बच जाएगा 2, ठीक है। हीलियम का देख लेते हैं। हीलियम का मास नंबर दे रखा है 4 माइनस 2 इसका एटॉमिक नंबर, तो यहाँ बच गया 2। तो ये हमारा पहला ऑप्शन ठीक हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, 2 and 2 इन ईच। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये काबिलियत है, ऐसी एबिलिटी है एटम की, किसी भी एटम की एबिलिटी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जब भी बॉन्ड बनता है ना, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अब शेयरिंग होती है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसको अपनी तरफ खींचने की जो शक्ति है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज द नेम सजेस्ट, है ना। So electronegativity of an atom to attract the shared pair of electron toward itself in a chemical bond, जब भी chemical bond बना होगा। So सबसे पहले लाइनस पॉलिंग ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, और ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। दिस इज डायमेंशनलेस, दिस इज डायमेंशनलेस, है ना। इट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। और एक मिनट, पिछले क्वेश्चन में एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ मैं। सो इसमें एक एड ऑन है कि जो आपकी रेडियो एक्टिव डिके है ना, रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, कंसंट्रेशन। सो ये डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, डायमेंशनलेस है, और ये डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे। एटॉमिक साइज के साथ साथ ये न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है, और शील्डिंग इफेक्ट पे बात करता है। जितना देखो स्मॉल एटॉमिक साइज होगा ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होगी। स्मॉल एटॉमिक साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्ट बॉन्डिंग जो है, न्यूक्लियस जो है स्ट्रांगली, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है ना पॉजिटिव चार्ज, तो वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए स्मॉल साइज से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। जब न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। एटॉमिक साइज भी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि छोटा साइज है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रही है क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से न्यूक्लियर अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा, वही बात है, एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करेगा न्यूक्लियर चार्ज भी। शील्डिंग की बात है, जब शील्डिंग इफेक्ट होगा, जो बाहर वाले है ना, शील्डिंग की वजह से क्या होता है कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे इतना ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग सकता है ना। हाँ, मोर इनर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो शील्डिंग इफेक्ट से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आगे है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इंपॉर्टेंट है। सबसे जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है जो हम बायोलॉजिकल सिस्टम में देखेंगे, तो ये वो है फ्लोरीन, उसके बाद है ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद है नाइट्रोजन, सल्फर, सॉरी, कार्बन, हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। इसको हम ट्रिक बना के आ सकते हैं, फॉन्स CHP। अब जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इनकी लगभग सेम है, सॉरी, कार्बन हाइड्रोजन की सेम नहीं है, इसमें जो डिफरेंस है, लेकिन जो सल्फर और कार्बन की इलेक्ट्रॉन है, सल्फर और कार्बन की लगभग 2.5 के अराउंड है, लगभग 2.5 के अराउंड है, तो लगभग इक्वल है। जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रेंड की भी बात कर रहे हैं, जो ये आपका एक प्रोडिक्ट टेबल है, तो प्रोडिक्ट टेबल में जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, जैसे आप मान लो लिथियम है, ठीक है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन की उससे कम, नाइट्रोजन की उससे कम, कार्बन की उससे कम, है ना। तो इस तरह से ये इंक्रीज हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं प्रोडिक्ट टेबल में, तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जब हम बॉटम टू टॉप जाएंगे, देन इट इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है, अगर हाई डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा होगा, किस तरह का बॉन्ड बनेगा, और उसके एग्जांपल क्या है, नेचर ऑफ कंपाउंड। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्ड में दो पार्टिसिपेटिंग उसमें स्पीसीज है,
तो उनके बीच में हाई डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, 1.7 है ना के लगभग है या उससे ज़्यादा है, ठीक है, 1.7 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन का सिंबल है ये। तो देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर, पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। देन आयनिक बॉन्ड बनेगा, कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा और चार्ज बॉन्ड बनेगा। जैसे NaCl है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, 1.7 से ज़्यादा है, तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। अगर इंटरमीडिएट डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, जैसे कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा, लेकिन अनइक्वल शेयरिंग होगी। अनइक्वल शेयरिंग की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज में। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा लेकिन पोलर कोवलेंट बनेगा क्योंकि पार्शियल चार्जेस आ जाएंगे। लो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, बहुत ही कम इलेक्ट्रो डिफरेंस है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है ही नहीं, जीरो है, तो क्या होगा, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड वाली, तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जैसे H2 है बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, तो इनमें क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं ये, और नॉन पोलर ही इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। वही बात है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइयर पोलैरिटी होगी, हाइयर पोलैरिटी होगी तो सॉल्वेशन की बात कर रहे हैं, सॉल्वेशन की, कि कितना घुलनशीलता होगी, कितना ज़्यादा वो पानी में डिजोल्व होंगे, उसकी बात कर रहे हैं। तो हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो हाइयर पोलैरिटी होगी, हाइयर पोलैरिटी होगी तो स्ट्रॉन्गर सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस होगी, स्ट्रॉन्गर सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन होगी तो मोर सॉल्वेशन, ज़्यादा घुलनशीलता होगी पोलर जो आपके सॉल्वेंट्स हैं। लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो लोअर पोलैरिटी होगी, ठीक है, लोअर पोलैरिटी यानी कि चार्जेस का सेपरेशन की, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव या उस तरह से चार्ज सेपरेट हो जाएंगे नहीं, तो वीकर इंट्रैक्शन होगी, वीकर इंट्रैक्शन होगी जो आपके सराउंडिंग के साथ, जो आपका सॉल्वेंट है उसके साथ, तो लेस सॉल्वेशन होगी, ठीक है। इसके आगे है मॉलिक्यूल्स, एटम्स के बाद मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, और मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूल क्या है कि स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट है किसी सब्सटेंस की, डेट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज बना के रख सकती है, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एटम्स, जब भी दो से ज़्यादा आइटम बनते हैं तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। एंड दे आर जॉइंड बाय द केमिकल बॉन्ड्स, कैसे जुड़े होते हैं वो, केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड होगा उनके अंदर। जैसे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 का एग्जांपल है ना, तो H2 ये आपका है मॉलिक्यूल, है ना, H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो H2 लिखेंगे। वाटर है, वाटर इज आल्सो मॉलिक्यूल, दो से ज़्यादा आइटम्स हैं। वैसे ही बायोमोलिक्यूल्स हैं, दीज आर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सब क्या हैं आपके मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारे बायोकेमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन विद वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं सभी बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। और इसमें क्या है कि कार्बन जो है, कार्बन ही क्यों है, कार्बन एक तो छोटा साइज है, ठीक है, कार्बन का छोटा साइज है, सो इट कैन फॉर्म मोर स्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है, कार्बन की कैटिनेशन पावर है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो इसी वजह से कार्बन इज द हाईएस्ट चूजन एलिमेंट फॉर द लाइफ, ठीक है। तो कार्बन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाएगा किसी लाइफ फॉर्म में, तो CH के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। बर्थ जो वर्सेटिलिटी है कार्बन बॉन्डिंग की, तो कैसे है, कार्बन कैन फॉर्म कोवलेंट सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। तो कार्बन क्या है, सिंगल भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है कोवलेंट नेचर के, है ना, जो कि रेड लाइन से शो कर रखे हैं इस डायग्राम में। पर्टिकुलरली विद अदर कार्बन आइटम्स, ट्रिपल बॉन्ड्स आर रेयर इन बायोमोलिक्यूल्स। हाँ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स बायोमोलिक्यूल्स में उतने ज़्यादा नहीं पाए जाते, दे आर रेयर। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे कार्बन प्लस नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर हो रहे हैं। और यहाँ पे कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन एंड कार्बन, और यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। तो बॉन्डिंग की बात है, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड होता है, जब डबल बॉन्ड होता है देन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई,
जब ट्रिपल बॉन्ड होता है 1 सिग्मा 2 पाई। सो कार्बन जो है बेसिकली कार्बन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आगे हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री ऑफ कार्बन बॉन्डिंग। कार्बन बॉन्डिंग की जब ज्योमेट्री की बात करें तो कार्बन एटम्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है ऑफ देयर 4 सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन, ये देखो ये कार्बन है एंड दिस इज 1 2 3 4, ये डिफरेंट प्लेन में सिमेट्री में, तो यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड है कार्बन के, तो इसमें टेट्राहेड्रल ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री है जब सभी सिंगल बॉन्ड है, और इसमें ये बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री का। ठीक है, सेम ही चीज़ है। इसमें क्या दिखा रखा है कि ये है फ्री रोटेशन। जब सिंगल बॉन्ड है ना सारे, जैसे CH4 का एग्जांपल ले लो आप, मीथेन का, तो यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री रोटेशन। ठीक है, तो वही बता के रखा है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैव फ्रीडम ऑफ रोटेशन एज शोन फॉर द कंपाउंड इथेन। यहाँ पे इथेन के बारे में बता के रखा है इन्होंने, CH3 और CH3 के बारे में। और ये है कार्बन डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C। जब कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं दे आर शॉर्टर। ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड है दे आर लॉन्गर एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर शॉर्टर, जो छोटे होते हैं, एंड दे डू नॉट अलाउ द फ्री रोटेशन। इसकी वजह से ये फ्री रोटेशन यहाँ पे नहीं होएगा। ठीक है, नो फ्री रोटेशन। Okay, so the two double bonded carbon and atoms designated as A, B, X and Y are lie in the same rigid plane। तो ये सेम रिजिड प्लेन में लाई करेंगे, तो ये थोड़ा कैसा स्ट्रक्चर हो रहा है, लीनियर की तरफ, ये लीनियरिटी स्ट्रक्चर में आ रही है। ठीक है, तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा। 120 डिग्री इसका अंदर बॉन्ड एंगल है। कितना बॉन्ड एंगल होगा? 120 डिग्री। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2। सो सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड ऑन हेड, यानी कि एंड टू एंड। जैसे आपको एंड टू एंड जब ओवरलैपिंग होती है तो क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन पाई बॉन्ड कैसे बनता है? जब साइड टू साइड ओवरलैप होता है ना, जब p ऑर्बिटल्स में पैरेलल p ऑर्बिटल्स जो है इन द पैरेलल डायरेक्शन, जब p ऑर्बिटल आपस में लेटरली ओवरलैप करते हैं, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है। पाई बॉन्ड की एनर्जी अगर ज़्यादा होगी, they have the higher energy, then their stability is less। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल एंड इट इज लॉन्गर। यहाँ पे आप देख लो, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कुछ दो स्पेशल केसेस, यानी कि लोन पेयर के, अगर एक लोन पेयर होगा तो क्या होगा और दो लोन पेयर होंगे तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या है कि इट इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, ऑफ नियरली इक्वल एनर्जीज, है ना, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी लगभग बराबर ही जिनकी लगभग बराबर ही एनर्जी है, तो ऐसे ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं? इंटरमिक्स कर जाते हैं, दे ओवरलैप, है ना। तो एक न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स का सेट, न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी, सो हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। दे हैव सेम एनर्जी, वो सेम एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं फिर। ठीक है, दे आर मोर डायरेक्शनल देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, एंड दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स। सो हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, तो एक s और अगर एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, है ना। s का सेम क्वांटिटी वो रहेगी, क्या बोलते हैं उसको, 50% ही s का करेक्टर रहेगा और 50% ही p का करेक्टर रहेगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 2p, sp3 में 1s और 3p, है ना। sp2 2p होंगे, sp3 में 3p होंगे, तो s करेक्टर कम होता जाएगा। sp3 और sp3 लोन पेयर की कंडीशन में एक लोन पेयर है और इसमें दो लोन पेयर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp में 2 है, 2 पार्टिसिपेटिंग है, sp2 में 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, sp3 में कितने हाइब्रिड हो गए? 4, है ना, एक ही एनर्जी लेवल पे आएंगे फिर ये sp3, ये स्पेशल केस है। लीनियर sp की ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर होगी sp हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, 180 डिग्री।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है। जैसे कि टेट्राहेड्रल आपने अभी देखी किसमें, CH4 में देखी, ठीक है, या CH3 में देखी आपने। और sp3 अगर साथ में लोन पेयर है तो क्या करेगा, रिपल्सन कॉज करेगा। तो लोन पेयर रिपल्सन की वजह से क्या होगा, थोड़ी सिमेट्री चेंज होगी, बॉन्ड एंगल चेंज होगा, कम होगा, रिड्यूस होगा, तो ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। और sp3 में अगर दो दो लोन पेयर हैं तो लोन पेयर रिपल्सन क्या करेगी, बी शेप, बेंट शेप, है ना, बी शेप ज्योमेट्री प्रोवाइड करेंगे। बॉन्ड एंगल देख लेते हैं। sp का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp3 का, ठीक है। sp में करेक्टर है 50% s का, और यहाँ पे रिड्यूस होता जा रहा है। और sp2 में बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का। sp3 में आमतौर पे नॉर्मली 109.5 डिग्री होता है, लेकिन जब उसमें एक लोन पेयर होता है तो 107 डिग्री हो जाता है, और जब दो लोन पेयर होते हैं तो 104.5 डिग्री हो जाता है। वाटर का केस देखेंगे, वाटर में देयर आर टू लोन पेयर्स, तो लोन पेयर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस टू 104.5, और इसकी ज्योमेट्री हो जाती है बेंट शेप या बी शेप, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। sp हाइब्रिडेशन लीनियर सिमेट्री CH2 है ना, C2H2, ओके, C2H2। और जब हम sp2 की बात करते हैं तो C2H4, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ऐसे लिख लेते हैं। और हाइड्रोजन आप बैलेंस कर लो, CH4, तो इसमें sp3। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। सो मॉलिक्यूलर वेट जो है, जब किसी भी बायोकेमिस्ट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों का मॉलिक्यूलर वेट लिखा होता है, उसका मास लिखा होता है, मॉलिक्यूलर मास लिखा होता है, तो अलग अलग यूनिट्स यूज़ होती हैं, है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग यूनिट्स या वो यूज़ होते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट क्या है। मॉलिक्यूलर वेट यानी कि mr, तो mr जो है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इसको कहते हैं। mr इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर वेट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, है ना, जो मॉलिक्यूल का अपना मास है, टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है। इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, जो C12 का 1/12 ऑफ कार्बन, एंड नो यूनिट। mr जो है हमेशा ही, जब आप mr लिखेंगे, अगर आपने उसके आगे कोई यूनिट लगा दी ना, दैट इज रॉन्ग, वो वहीं पे गलत हो जाएगा। देन mr इज अ डायमेंशनलेस, एंड ये इसका एक्सप्रेशन है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल का अपना मास है, डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ द C12 आइसोटोप, जो कार्बन C12 आइसोटोप का जो मास है उसका 1/12 हिस्सा। सो एग्जाम्पल, वाटर मॉलिक्यूल इज 18 टाइम्स हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ द कार्बन एटम। जैसे mr है वाटर का 18, वाटर का क्या है mr, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 18 है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि वाटर जो है 18 टाइम्स हैवियर है किससे, 1/12 मास ऑफ कार्बन C12 एटम, ठीक है। ये रिलेटिव वो है। आगे है मॉलिक्यूलर मास। जब मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, एंड इट इज द एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एंड इट इज एक्सप्रेस इन डाल्टन। डाल्टन में इसको एक्सप्रेस करते हैं, या किलो डाल्टन में एक्सप्रेस करते हैं इसको, ठीक है, डाल्टन और किलो डाल्टन। 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ द कार्बन C12 एटम। जो 1 डाल्टन किसके बराबर है, 1/12, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, ठीक है। एक डाल्टन जैसे रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1.6606 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। वैसे ही किलो डाल्टन में इसको लिखेंगे तो किलो डाल्टन क्या आ गया, 1000 डाल्टन, ये कितना होगा, 1 किलो डाल्टन के बराबर होगा। मॉलिक्यूलर मास कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल की में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर मास को। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का 180 ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज का mr क्या होगा, 180। m क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर मास है वो होगा 180 डाल्टन, 180 डाल्टन। और इसका और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं m को, 180 ग्राम पर मॉलिक्यूल, 180 ग्राम पर मॉलिक्यूल, ठीक है।
इसको AMU की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? AMU एटॉमिक मास यूनिट, पहले AMU लिखते थे, लेटेस्ट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग U लिखते हैं। तो इट इज आल्सो 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम एंड इट इज मोस्टली यूज इन, जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री करते हैं, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक्स में क्या होता है, जो पीक्स आती हैं उनको क्वांटिफाई करने के लिए मोस्टली AMU और ये U एटॉमिक मास यूनिट का एज अ यूनिट यूज किया जाता है। ये सेम है आपकी लिनियर में। एंड दीज आर कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करेंगे। व्हाट आर कोवलेंट बॉन्ड? डिफरेंट हमने एटम्स पढ़ लिए, मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए, बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ली, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिए कि पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। पोलर कब बनते हैं? ठीक है, कि जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो हाई होता है, 1.7 से भी ज़्यादा होता है ना, यूनिट लेस है तो 1.7 से ज़्यादा होता है तब। और जब जीरो होता है, इंटरमीडिएट होता है ना, तो कैसे बॉन्ड बनते हैं? जब बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है या जीरो होता है, तब प्रॉपर नॉन कोवलेंट पोलर बॉन्ड्स नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। कौन से? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा तो कैसे बनेंगे? आयनिक बन जाएंगे, 1.7 से ज़्यादा होगा। इंटरमीडिएट होगा तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बिटवीन टू एटम्स, सो दैट ईच एटम फुलफिल इट्स ऑक्टेट। ठीक है, वो अपना ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई कर लेगा, अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा, स्टेबल आ जाएगा। इफेक्टिव ऑर्बिटल ओवरलैप इज एसेंशियल। ठीक है, और ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग के बारे में हमने पढ़ा था, इज एसेंशियल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। एटम शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, क्यों करते हैं, क्यों बॉन्ड बनाते हैं? एटम शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द मिनिमम एनर्जी स्टेट्स एंड मिनिमम एनर्जी स्टेट्स आर स्टेबल। नो और स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फेवर्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, वेयर एज लार्ज फेवर्स आयनिक बॉन्ड। हाँ, जैसे लार्ज है तो फिर आयनिक बॉन्ड बन जाएंगे। जैसे यहाँ टेबल बना के रखा है, टेबल में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात की है और पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात की है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है 0 to 0.4। जब इतना है तो कैसे बनेंगे नॉन पोलर? बहुत कम डिफरेंस है, 0 है या फिर 0.4 तक है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये नॉन पोलर है। ठीक है, और जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ओके। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है? 0.5 से लेके 1.7 अपर लिमिट, तो पोलर बन जाएंगे। जैसे वाटर है, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। HCl है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। NH3 है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से बनेंगे। अब ये है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कॉमन इन बायोमोलिक्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिफरेंट जो कोवलेंट बॉन्ड है उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है। देखो, सल्फर और सल्फर की सबसे वीक बॉन्ड है यहाँ पे, सल्फर और सल्फर का 214 किलो जूल पर मोल इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसे कहते हैं, जितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी है टू स्प्लिट द बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच 470 है। कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है 348 है। कार्बन और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो 611 है। और कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो 816 है। यानी कि हमें इससे क्लियर हो रहा है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होगी किससे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। और सब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कम होगी किससे? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी ट्रिपल बॉन्ड की, उसके बाद डबल बॉन्ड की, उसके बाद सिंगल बॉन्ड की। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, अगर आप इनको भी याद रख लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। ये आपस में जुड़े हुए हैं कि बॉन्ड ऑर्डर होगा उसके ऊपर ही बॉन्ड लेंथ डिपेंड करेगी। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 3, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का 1। ठीक है,
तो ये है 1 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल, ट्रिपल। और बॉन्ड लेंथ क्या है, सबसे लंबा होगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। हमने सिग्मा बॉन्ड पढ़ा ना, सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर एक ही बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, लॉन्गेस्ट। अब यहाँ पे एक सिग्मा, एक पाई, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। और ट्रिपल ट्रिपल में क्या होगा, दो पाई आ जाएंगे, एक सिग्मा और 2 पाई, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड की सबसे कम होगी, डबल की हाई होगी, और ट्रिपल बॉन्ड की और ज़्यादा होगी। पिछली स्लाइड में भी हमने देखा कि ट्रिपल बॉन्ड की लगभग 800 के करीब है, ये 400, ये 600, ठीक है। तो साइज ऑफ एटम्स है दूसरा फैक्टर जो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ को करेगा। जितना छोटा साइज होगा, हमने पहले पढ़ा है, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। जैसे एग्जांपल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन स्मॉल है, उससे बड़ा क्लोरीन है, उसके बड़ा ब्रोमीन है, उससे बड़ा आयोडीन है, तो आयोडाइड। तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ जब मिलेगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो साइज के हिसाब से देखा जाए तो स्मॉल जो साइज है हाइड्रोजन के साथ एच का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसके बाद HCl का, उसके बाद HBr का, उसके बाद HI का, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। मॉडरेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना, तो उससे डेट जनरली इंक्रीज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। मॉडरेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। सो जैसे एग्जांपल है एच एफ जो है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा फ्लोरीन आई से, तो एफ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आई से, तो देन HF इज स्ट्रॉन्गर देन HI। आगे है चौथा फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, उसके बाद sp2 में और उसके बाद sp3 में। sp में हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों है, क्योंकि द s कैरेक्टर इज मोर, एस करेक्टर इज मोर। कितना है, इक्वल इक्वल है, 50% ही एस करेक्टर है एंड 50% ही पी करेक्टर है, ये हाईएस्ट। sp2 में क्या है, 33% ही क्या है, एस करेक्टर है, 1/3, तो इसकी वजह से इंटरमीडिएट है। और sp3 में 25% है एस करेक्टर, 1/4, देन इट इज द लोएस्ट। सो रीजन, द ग्रेटर एस करेक्टर कीप्स द इलेक्ट्रॉन क्लोजर। अगर एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज़्यादा पास रहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास ज़्यादा पास रहेंगे, देन शील्डिंग भी कम होगी, देन इट इज मेक्स द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर। छोटे बॉन्ड बनेंगे और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। बॉन्ड्स इन बायोमोलिक्यूल्स, जब बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे तो बायोमोलिक्यूल्स हैं आपके molecules of life that are proteins, carbohydrates, lipids and nucleotides, DNA and RNA. Then major bonds proteins में कौन कौन से हैं, इससे पहले एक देख लेते हैं कि वाटर में solubility क्या है। वाटर solubility, जब वाटर में solubility की बात करते हैं गैसेस की, ऑफ गैसेस, इसी की बेस पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है वाटर में किस गैस की solubility कितनी है, तो NH3 की solubility is more than SO2, then CO2, then O2। O2 is, O2 में कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन कैसा है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। NH3 इज मोर पोलर, उसके बाद सल्फर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे भी देख रहे हैं हम, उसके बाद कार्बन, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, एटॉमिक साइज भी यहाँ फैक्टर प्ले कर रहा है, एटॉमिक साइज भी एक फैक्टर है जो यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। देन NH3 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन SO2 देन CO2, और ऑक्सीजन इज लेस सोल्यूबल एज कम्पेयर टू CO2 इन वाटर इन एक्वस एनवायरनमेंट। और आगे है बॉन्ड्स इन बायोमोलिक्यूल्स, तो प्रोटीन्स में सेल है, सेल्स की ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। इसमें सुप्रामोलिकुलस कॉम्प्लेक्सेस की बात की है कि क्रोमोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल की सेल वॉल है। आगे उसके फर्दर इसको मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे डिवाइड किया है, तो DNA है, न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि प्रोटीन्स हैं, और उसके सेल वॉल के कंपोनेंट हैं, प्लांट के केस में सेलुलोज है।
तो सेलुलोज किसकी बनी है, शुगर की बनी है, मोनोमेरिक यूनिट उसकी, प्रोटीन्स की मोनोमेरिक यूनिट ये अमीनो एसिड्स हैं अलग अलग तरह के, है ना, और 20 तरह के, एंड देर आर डीएनए के डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो प्रोटीन्स में जो आपका मेन बॉन्ड है वो है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा आपके दो अमीनो एसिड में, एक एन टर्मिनस और एक सी टर्मिनस में। डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो सिस्टीन है, दो सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। अमीनो एसिड रेजिड्यू में सिस्टीन आपस में क्या बनाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, आयनिक बॉन्ड्स भी उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर में, और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस भी होंगी जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं, और विद द एनवायरनमेंट भी ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में बनेंगे, एक एल्कोहल, एक तो एल्कोहल ग्रुप आ जाएगा, एक तो OH ग्रुप आ जाएगा, और साथ में कोई ना कोई कीटोनिक शुगर्स हैं तो कीटोन ग्रुप आ जाएगा, और अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड आ जाएगा। तो अल्कोहल का बॉन्ड बनेगा या तो कीटोन से या एल्डिहाइड से। लिपिड्स में कौन कौन से बॉन्ड है, मेजॉरिटी एस्टर बॉन्ड है। एस्टर बॉन्ड आपको पता ही है कि एक आपका एसिड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, और एक अल्कोहल ग्रुप हो जाएगा, एसिड प्लस अल्कोहल। और डीएनए आरएनए में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है जो फॉस्फोरस के बीच है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और पाई पाई स्टैकिंग है जो आपके एरोमेटिक्स उसमें चेन्स हैं उनके बीच में होती है, ठीक है। ये आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, अल्कोहल एक साइड, बीच में एसिड और प्लस अल्कोहल। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी अलग अलग तरह के होते हैं जो फर्दर क्लासेस में हम पढ़ेंगे ना। बीटा 1,4 होता है, बीटा 1,4 ये होता है सेलुलोज में, और अल्फ़ा 1,4 होता है आपका माल्टोज में। देन आगे है आपका ये टेबल है फ्रॉम द लेनिंजर, इकोलाई के मोलिकुलर कंपोनेंट्स। जब इकोलाई का सेल हम लेते हैं और उसको डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से जब उसकी एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, वाटर। वाटर इज़ द मेजॉरिटी कंपोनेंट, सबसे ज़्यादा क्या है, कोई भी जैसे ह्यूमन हमारा सेल है, प्लांट का सेल है, सभी सेल्स में वाटर जो है मैक्सिमम है, ठीक है, वाटर है। उसके बाद क्या है, प्रोटीन्स, उसके बाद है प्रोटीन्स, क्योंकि डीएनए तो मतलब डीएनए है, डीएनए का फंक्शनल पार्ट जो है, जो प्रोटीन्स है जो एक्चुअल में फंक्शन कर रहे हैं, जो एज एंजाइम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट रिसेप्टर वर्क कर रहे हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी काम करेंगे, तो ये सब प्रोटीन्स हैं। उसके बाद जो हमारा जेनेटिक मटेरियल उनको एनकोड कर रहा है, तो दूसरे नंबर पे आएगा प्रोटीन्स। वाटर है लगभग 70%, और अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ डिफरेंट मॉलिकुलर स्पीसीज ऑफ वाटर 1 ही है, ठीक है, वाटर ही है, वाटर एक ही तरीके का होगा ऑब्वियसली। प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स टोटल परसेंटेज इसकी 15% है, और लगभग 3,000 इकोलाई के केस में, इकोलाई के केस में लगभग 3,000 इसमें डिफरेंट मॉलिकुलर स्पीसीज हैं प्रोटीन्स की, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो डीएनए और आरएनए परसेंटेज कितना है, डीएनए लगभग 1% के अराउंड है और आरएनए 6% के अराउंड है। डीएनए तो लगभग एक ही तरह का है, सभी सेल्स में मतलब सेम ही डीएनए है, और आरएनए क्या है, लगभग शॉर्ट लिव्ड मॉलिक्यूल्स है, तो लगभग ये प्रोटीन से भी ज़्यादा है, लगभग 3,000 से भी ज़्यादा है ये, ठीक है। आगे है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स 3% के लगभग है, और लगभग 5-6 तरह के पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो इकोलाई में पाए जाते हैं, डिफरेंट फंक्शन है, स्ट्रक्चरल पार्ट में भी हैं। लिपिड्स हैं, लिपिड्स भी स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन्स में है ना, तो लिपिड्स हैं 20% के अराउंड। आगे मोनोमेरिक सब यूनिट एंड इंटरमीडिएट्स 2 हैं परसेंटेज में, और इन कितनी तरह के हैं, लगभग 500 तरह के हैं। इनऑर्गेनिक आयंस 1% है, लगभग 20 तरह के इनऑर्गेनिक आयंस है अलग अलग, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, तो ये है। देन देर इज़ वाटर। वाटर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि 70% हमने देख लिया कि सबसे ज़्यादा जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें पानी पाया जाता है, लगभग 70% इकोलाई में भी वाटर है। उसके बाद प्रोटीन्स हैं, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स हैं, उसके बाद पॉलीसेकेराइड्स हैं, लिपिड्स हैं, उसके बाद मिसलिनियस या इनऑर्गेनिक आयंस, ठीक है। तो वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सारा जो
जो आप पढ़ेंगे डायनेमिक्स, एक सेल एक डायनेमिक इन्वायरमेंट है, तो उसमें हर चीज़ का मूवमेंट हो रहा है, तो सब फैसिलिटेट कौन कर रहा है? वाटर, क्योंकि वाटर की कुछ अपने आप में ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। व्हाट इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट? ठीक है, इसका उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यानी कि कितने अच्छे से ये दो चार्ज स्पीसीज को सेपरेट करके रख सकता है। जैसे NaCl है, N पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कितने अच्छे से इनको डाई इलेक्ट्रिक, दो इलेक्ट्रिक स्पीसीज के रूप में, है ना, तो कैसे रख सकता है अच्छे से, वो उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। हीट ऑफ वेपराइजेशन भी इसकी हाई है, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी इसकी हाई है कंपेयर टू मोस्ट अदर सॉल्वेंट। क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डेट इज द वाई। जो भी वाटर की ये प्रॉपर्टीज हैं, एक ही रीजन है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और वाटर की प्रॉपर्टी है जो आइस इज लेस डेंस देन लिक्विड वाटर। जो आइस जो है वो कम डेंस होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है लिक्विड वाटर से। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस इज बिकॉज वाटर इज डेंसेस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में हमने क्या रिप्रेजेंट किया है? बेसिकली डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया है। हाँ, इस ग्राफ में डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है -5 to 30, 30 पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जो मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर मैक्सिमम उनका मूवमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे कम होगा, -5 पे कम होगा, और 4 जो है 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी है किसकी? वाटर की, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स जब आइस की फॉर्म में आ जाएंगे तो वो केज लाइक एक ऑर्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऑर्डर स्ट्रक्चर आते हैं तो वो ओपन हेक्सागोनल लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं ना आइस में। तो जब एक हेक्सागोनल ओपन लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा आइस में, सपोज करो, तो इसमें एक खाली स्पेस रह जाएगा, वेकेंट स्पेस। डेट वेकेंट स्पेस से क्या होगा? उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी, वॉल्यूम है मास पर, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे आइस बनेगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी। वैसे ही अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो बहुत जल्दी जल्दी वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। ठीक है, एंड वाटर जल्दी जल्दी मूव करेंगे, देन वॉल्यूम बढ़ेगा। उस केस में वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? अगेन कम हो जाएगी। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस इज द बेस्ट पॉइंट, इट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन जो थर्मल, जो आपका ये है थर्मल मूवमेंट है, ठीक है, और ये जो आइस का स्ट्रक्चर है, ऑर्डर स्ट्रक्चर है, उसके बीच में एक स्वीट पॉइंट है दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। इसी 4 डिग्री सेल्सियस में आपका हाईएस्ट क्या रहेगी? डेंसिटी रहेगी वाटर की। और वाटर में हमने एक और देख लिया कि दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये है इलेक्ट्रॉन्स का, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है। देन व्हाट हैपन्स? हाइड्रोजन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे अभी हाइड्रोजन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव ऑन लोन पेयर। देन व्हाट हैपन्स? देयर इज अ शिफ्ट इन द ज्योमेट्री एंड देयर इज शिफ्ट इन द बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल कितना आ गया? ये देखो 1.4.5 डिग्री, 109 के आसपास होना चाहिए था ये, लेकिन ये रिड्यूस हो गया ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, ताकि कम रिपल्शन होए, तो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए स्ट्रक्चर थोड़ा बेंट हो गया, बी शेप हो गया। तो 104.5 डिग्री यहाँ पे बॉन्ड एंगल है। वाटर की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन वाटर में H2 है, हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और शेप कैसी है? बेंट शेप है। ठीक है, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, और मोलैरिटी वाटर की कितनी होती है? 55.5 मोलर जो होती है वाटर की मोलैरिटी होती है। काम आएगा MCQ में, याद रखना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, बहुत हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कि 2 चार्जेस को सेपरेट करके रखता है दो अलग अलग फॉर्म में, डेट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मॉलिकुलर मास कितना है? 18 डाल्टन लिख लें, 18 ग्राम पर मोल लिख लें, या रिलेटिव MR लिखना हो तो 18 लिखेंगे, यूनिटलेस, और या 18 AMU 18 U, एक ही बात है। मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स है मैक्सिमम 4 पर वाटर। एक वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड 4 बना सकता है। कितने मैक्सिमम हाइड्रोजन
बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ सम गैसेज इन वाटर, सॉल्युबिलिटी की बात आ गई गैसेज की, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इन वाटर ग्राम पर लीटर, यहाँ पे मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन सल्फाइड की दिखाई दे रही है। उसके बाद अमोनिया की NH3, ठीक है, NH3 H2S। उसके बाद नॉन पोलर कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन भी नॉन पोलर है, ठीक है। उसके बाद CO2 की दिखाई दे रही है। CO2 के बाद हमें ऑक्सीजन की दिखाई दे रही है और सबसे कम दिखाई दे रही है नाइट्रोजन की, ठीक है। दिस पे यहाँ पे डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे इंक्रीज हो रही है नीचे को। दिस इज अ स्ट्रक्चर और डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्राइम लर्निंग लाइफ साइंसेज ऑन डिजिटल व्हील्स पे हमारे कुछ सिलेक्शंस हैं ICMR ब्रेट में 2025 में, गेट एक्सेल में 2026, DBT बेट JRF के जो टॉपर्स हैं। और प्राइम लर्निंग पे CSIR नेट दिसंबर 2026 के लिए आप मंथली क्लासेस के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डेट इज़ अवेलेबल एट 239। आप चैनल प्रीमियम जो आप एक पे करके 239 पर मंथ पे करके इस चैनल पे आप प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा क्लास नोट्स, जितने भी मैम की क्लासेस होती हैं और जो भी इस चैनल पे क्लासेस हुआ करेंगी, सभी के नोट्स आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप टेलीग्राम पे भी ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। एंड दिस इज 6 मंथ डेडिकेटेड मॉक टेस्ट सीरीज, 6 महीने की मॉक टेस्ट सीरीज है प्राइम लर्निंग की तरफ से, जिसमें कि आपको, जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो गई है, 6 महीने के लिए आपको ये उसका स्केड्यूल है। अगस्त 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 को संडे फुल वीक मॉक टेस्ट। ये ऐसे ही पर वीक आपको क्या रहेगा, हर वीक के वीक वाइज आपको DPPs रहेंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स रहेंगे। उसमें हर एक पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे और वो मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे एज पर द प्रीवियस MCQs एंड प्रीवियस सिलेबस ऑफ ICMR ब्रेट। तो ICMR ब्रेट के कैंडिडेट्स के लिए सबसे बढ़िया ऑफर है, सबसे बढ़िया मॉक टेस्ट सीरीज है, जिसमें कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन और किस तरह से एग्जाम पैटर्न आता है उसके बेस पे 50 क्वेश्चन होंगे हर दिन पूरा हफ्ते के लिए। और जो संडे होगा, संडे में फुल वीक मॉक टेस्ट होगा, एक बिग टेस्ट होगा जो कि रियल एग्जाम कंडीशंस को सिमुलेट करेगा। इसके लिए आप प्राइम लर्निंग जो आपका यहाँ पे QR कोड है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइम लर्निंग के QR कोड को। और यहाँ से टेलीग्राम चैनल, इसको स्कैन करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे। आप सीधा सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, देन यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। और ये हमारे यूट्यूब का QR कोड है जिसको आप शेयर कर सकते हैं अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू। प्राइम लर्निंग के साथ जुड़े रहिए। इसी तरह आपको अच्छी अच्छी वीडियो लेक्चर्स, PYQ, लाइव सेशंस आते रहेंगे, उनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू।